हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास विषय की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य के राजपूत राज्य। मध्य के राजपूत राज्य। ठीक है, तो हम ये टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जितने भी राजपूत वंश हुए हैं, जो भी राजपूत राज्य हैं, उनके बारे में हम अपने इस पहले टॉपिक में क्या करेंगे, अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अवधारणा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अवधारणा की बात करें या इसमें बोलते हैं हम पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। फिर राजपूतों की उत्पत्ति या उसकी हम पढ़ेंगे इसकी इस काल की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं। फिर पढ़ेंगे हम विशेषताओं के बाद में राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत आते हैं या उत्पत्ति के सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो हम इनके राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम प्रमुख जो भी राजवंश हैं उनके बारे में। राजवंश, उन राजवंशों की बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया, चौहान वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, परमार हो गया। ठीक है, जिससे गढ़वाल और चंदेल वंश, परमर्दी देवाड़ा। तो ये इन सारे वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पृष्ठभूमि बोल दो या फिर हम बोल सकते हैं इसकी अवधारणा। तो इसके बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल है, इसको कहा इसने कि यह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो भारत का इतिहास है वो छोटे छोटे राज्यों का क्या है, आख्यान मात्र है। तो इसको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि किसने कहा था कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का भारत, 7वीं से 12वीं शताब्दी भारत का इतिहास छोटे छोटे राज्यों का आख्यान मात्र है। आख्यान मात्र है नहीं था, आख्यान मात्र था। तो ये बात हमें याद रखनी है। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। वहीं एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा था, इसने कहा था कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो क्या है, राज्यों के भीतर राज्यों का काल। राज्यों के भीतर किसका काल है, राज्यों के भीतर राज्यों का काल। तो ये दोनों स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसने कहा कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य राज्यों के भीतर राज्यों का काल है। तो ये बात रखनी है, याद रखनी है हमें। किसने कहा, ईश्वरी प्रसाद ने। जबकि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के भारत का इतिहास छोटे छोटे राज्यों का क्या था, आख्यान मात्र था। ये बात किसने कही थी, विंसेंट स्मिथ ने कही थी। तो ये तो अपने को दो स्टेटमेंट याद रखने हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो हम पढ़ेंगे इसके आगे कि भाई इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्या कारण था। ठीक है, कि राजपूतों का शासन किस प्रकार है यहाँ पर स्थापित होता है 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य। तो इसको समझने के पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन से काल की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में पाषाण काल की शुरुआत होती है सबसे पहले, जिसको हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री में या प्राक इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं, इसके बाद में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम अगला टॉपिक किसको पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बाद में हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति भी बोल सकते हैं महाजनपद काल को। और महाजनपद काल के बाद में हम पढ़ते हैं क्या, मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद में हम अगला क्या टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम कौन सा वंश आता है, या ब्राह्मण काल
ब्राह्मणों का, इसमें जितने भी 2-3 वंश हुए हैं, सातवाहन, कण्व वगैरह, उनका शासन रहा, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण काल। फिर पढ़ते हैं हम गुप्तों का गुप्त काल या गुप्त वंश के बारे में। फिर आगे पढ़ते हैं हम क्या, वर्धन वंश। ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत में। कौन कौन से हो गए, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल और ब्राह्मण व गुप्त काल। उसके बाद में लास्ट में वर्धन काल। और वर्धन वंश के बाद में भारत में किसका शासन स्थापित होता है, 700 लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य इसका राजपूतों का काल स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं राजपूत काल। तो राजपूतों का काल कौन सी शताब्दी के मध्य है, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य। फिर बाद में भारत पर 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है तथा वह पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त कर लेता है और किसका शासन स्थापित हो जाता है भारत में, मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। तो मुस्लिम शासन या मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। और फिर बाद में 1857 की क्रांति के बाद में, ठीक है, तो भारत में किसकी स्थापना मानी जाती है, बाद में मानी जाती है आधुनिक, अंग्रेज आ जाते हैं और उसके बाद हम शुरुआत मानते हैं भारत में किसकी, आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। अब क्या हुआ कि प्राचीन भारत में यहाँ से लेकर यानी महाजनपद काल से लेकर और वर्धन वंश तक क्या हुआ करता था कि केंद्रीय सत्ता हुआ करती थी, वो क्या होती थी, केंद्रीय सत्ता मजबूत हुआ करती थी, मजबूत होती थी। केंद्रीय सत्ता मजबूत होने का मतलब है कि इन कालों में महाजनपद काल, मौर्य काल, ब्राह्मण, गुप्त काल, वर्धन वंश में क्या होता था कि जो भी शासक होता था, राजा होता था, वो निरंकुश होता था तथा अपनी जो भी इसकी नौकरशाही प्रणाली थी उस पर इसका पूरी तरीके से नियंत्रण होता था, निरंकुश शासन था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि वर्धन वंश में कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते या केंद्रीय शक्ति का अभाव होने के कारण ये जो भी इनके कर्मचारी थे या अधिकारी थे जो राज्य में नियुक्ति थे, वो थे कौन, राजपूत। इन राजपूतों ने क्या कर लिया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसका फायदा उठाकर, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर। और फिर ये नए नए राजपूत वंश के आगे सामने उभर के आ गए। तो इस प्रकार 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का काल किसका हो जाता है, फिर राजपूत काल आ जाता है और वर्धन वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम ध्यान में रखना है क्या हुआ कि केंद्रीय सत्ता मजबूत थी, बाद में केंद्रीय सत्ता क्या हुई, केंद्रीय सत्ता, इसको हम क्रम में लिखेंगे कैसे, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से क्या हुआ, जो भी ये प्रांतों में या राज्यों में या जो सामंत थे वो अपने आप को क्या कर लिए, सामंत, जो सामंत लोग होते थे जिनको राज्य में नियुक्ति प्राप्त थे, सामंत अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। और जब अपने आप को ये स्वतंत्र कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे राज्य बन गए, छोटे छोटे राजपूत राज्य बन गए, राज्य बने, ऐसे याद रख लो। ठीक है, और ये राजपूत बने तो ये कौन सा बाद में क्या हुआ कि क्या कहलाए, राजपूत राज्य कहलाए। तो राजपूत राज्यों का काल कौन सा कहलाता है, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का काल राजपूत राज्यों का काल कहलाता है। अपने को ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये सामंत कैसे बने, तो इसको थोड़ी सी ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। क्या हुआ कि इस प्राचीन काल में या गुप्त काल या वर्धन वंश तक क्या था, ऐसे मान लो ये एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में सबसे ऊपर सर्वोच्च कौन होता था, सर्वोच्च होता था सम्राट। अब ये सम्राट क्या हुआ कि खुद तो भाई पूरे क्षेत्र पर शासन प्रत्यक्ष रूप से तो इसका ही शासन होता था, अप्रत्यक्ष रूप से, परंतु शासन चलाने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता था कि भाई ऐसे तो है नहीं पूरे साम्राज्य में अकेला शासन कर सकता है ये, तो ठीक है, तो अपने कर्मचारियों या अधिकारियों की सहायता से ये शासन करता था। और ये होते थे अधिकारी, इसके नीचे शासन करने वाले कौन होते थे, अधिकारी, जो इसके सम्राट की क्या करते थे, निर्देशों का पालन करते थे। और इन अधिकारियों को वेतन के स्वरूप क्या दिया जाता था, यहाँ पर इनको दी जाती थी क्या, जागीर यानी भूमि का टुकड़ा दिया जाता था कि तुम वेतन के बदले क्या देता था, वेतन के बदले जागीर मिलती थी। ठीक है, अब जागीर होता था जमीन। अब जमीन मिल गई थी, अब क्या हुआ, जैसे जैसे ही हमने ये पढ़ा कि ये क्या हो गया, केंद्रीय सत्ता कमजोर, यानी केंद्रीय सत्ता कमजोर मतलब सम्राट क्या हो गया, कमजोर हुआ। तो कमजोर हुआ तो ये जो अधिकारी थे उनको वेतन के बदले जो मिली थी जागीर या जो जमीन, उन जमीन पर ये क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और वास्तव में ये अधिकारी क्या कहलाते थे,
ये अधिकारी सामंत ही होते थे। ठीक है, और ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे और इन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। फिर ये अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए। तो एक तो ये बात आपने को ध्यान में रखनी है। फिर हम आगे की बात करें कि ये जागीरदार, एक शब्द आता है अपने सामने, ये आ गया जागीरदार, एक शब्द आता है जमींदार। तो जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है? जागीरदार या जमींदार, तो सीधा सा कंसेप्ट एक ही है। एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जमींदार वे होते थे जिनकी जमीन खुद की होती थी। जमींदार की जमीन क्या होती थी? जमीन स्वयं की होती थी। और जबकि जागीरदार की जमीन किसकी होती थी? ये सम्राट की होती थी और उसे वेतन के बदले प्राप्त होती थी। वेतन के बदले जमीन प्राप्त होती थी, तो ये जागीरदार कहलाते थे। तो आगे बात समझ में, जागीरदार और जमींदार क्या होते थे। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे वंश स्थापित हो जाता है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। अब 3 राज्य थे। उससे पहले हम देखेंगे कि वर्धन वंश है, उसकी राजधानी हुआ करती थी क्या हुआ करती थी? कन्नौज। किसकी राजधानी? वर्धन वंश की। तो भाई सत्ता का मेन केंद्र क्या हुआ करता था वर्धन वंश में? कन्नौज। अब इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो भी राजपूत वंश है उनके मध्य क्या लग जाती है? होड़ लग जाती है कि भाई हम यहाँ पर शासन करेंगे। तो इस कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर 3 वंशों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय, यानी 3 पक्षों के मध्य संघर्ष होता है। और वो 3 पक्ष कौन है? 3 पक्ष हैं। एक तो था गुजर प्रतिहार, दूसरा आता है बंगाल का पाल, और तीसरा आते हैं राष्ट्रकूट वंश। और ये इधर है कौन सा वंश? पाल वंश। तो इन 3 के मध्य ये संघर्ष चलता है। और कितने दिनों तक चलता है? लगभग क्या, पूरे 100 वर्षों तक इन तीनों के मध्य, 3 वंशों के मध्य संघर्ष चलता है। किसको लेकर? प्रश्न आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला? 100 वर्षों तक चला। कौन कौन से वंशों के मध्य चला? तो गुजर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इन तीनों के मध्य संघर्ष चलता है, 100 वर्ष तक चलता है। कारण पूछ ले कि क्यों, तो किसको लेकर हुआ था? हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज को लेकर यह संघर्ष चलता है। और अंततः इस त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त कौन कर लेता है? गुजर प्रतिहार कर लेता है। हम इसको मैप के माध्यम से समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये अपना क्या था, ये अपना क्या है, प्राचीन उस समय का भारत था ऐसे। ठीक है, ये अपना उस समय का भारत था। और यहाँ पर किसका शासन था? यहाँ पर था राष्ट्रकूट का। और यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? यहाँ पर पाल वंश शासन कर रहा था उस समय। और यहाँ पे शासन हुआ करता था किसका? गुजर प्रतिहारों का। गुजर प्रतिहार, यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? गुजर प्रतिहार। और यहाँ पर हुआ करता था क्या? कन्नौज। अब इस कन्नौज पर अंततः विजय प्राप्त कौन कर लेते हैं? गुजर प्रतिहार। कारण क्या था? क्योंकि कन्नौज के सबसे अधिक पास में कौन सा था? किसका क्षेत्र था? गुजर प्रतिहारों का। तो यही कारण था कि कन्नौज सबसे अधिक गुजर प्रतिहारों के पास में था। इस कारण इस पर अंततः अधिकार भी किसका हो जाता है? गुजर प्रतिहारों का अधिकार हो जाता है। अब आगे प्रश्न आता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य की विशेषताएं बताओ, या राजपूत राज्यों की विशेषताएं कौन से काल से लेकर? प्रश्न आता है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के राजपूत राज्यों की विशेषताएं बताइए कि निम्न में से कौन सी राजपूत राज्यों की विशेषताएं हैं या कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो विशेषताओं की हम बात करते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य आपको मैं पूछूं, क्या केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई थी या मजबूत हुई थी? तो सीधी सी बात है, केंद्रीय सत्ता क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। और जिसका फायदा किसने उठाया था? इन राजपूतों ने उसका फायदा उठाया था। तो पहली विशेषता यही है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य क्या हो गए थे? केंद्रीय सत्ता क्या हो गई थी? कमजोर हो गई। केंद्रीय सत्ता क्या हो गई? कमजोर हो गई। या केंद्रीय सत्ता का क्या था? अभाव था। अब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो क्या होगा? भारी आक्रमण बढ़ेंगे या कम होंगे? सीधी सी बात है, जब कमजोरी का फायदा उठाकर बाहर से आक्रमणकारी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि भारी आक्रमण क्या हो गए?
भाई ये आक्रमण बढ़ गए या वृद्धि हो गई। ठीक है। तीसरी बात हो गई कि राजपूत राज्य, जैसे हमने पढ़ा गया त्रिपक्षीय संघर्ष, इनमें आपस में क्या चलती थी, लड़ाई चलती थी राजपूत राज्यों के मध्य अपने क्षेत्रों को लेकर। तो हम अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इनमें आपस में सीमा विवाद था या आपसी कलह थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आपसी सीमा विवाद। आपसी सीमा को लेकर क्या था, इनके मध्य विवाद था। फिर अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जब आपस में सीमा विवाद होगा तो डेली लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्या होगा, अराजकता फैलेगी या अशांति का माहौल होगा। तो अशांति फैली या अराजकता भी लिख सकते हैं आप, अराजकता फैली, अराजकता क्या फैली, अराजकता फैली, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। फिर अगली विशेषता क्या थी 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य, अगली विशेषता ये थी कि जब ये अशांति होगी, आपस में सीमा विवाद होगा, बाह्य आक्रमण बढ़ेंगे, तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये जब ये सारे काम होंगे ऐसे, तो क्या कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वृद्धि होगी। सीधी सी बात है भाई, सारे ये काम होंगे तो कला और विज्ञान में प्रोग्रेस कहाँ से होगी, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। कला व विज्ञान क्षेत्र, जैसे क्षेत्र पिछड़ गए, जैसे क्षेत्र क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे, पिछड़ गए। फिर एक मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि क्या हुआ साथ में, सामंतवाद का क्या हुआ, सामंतवाद का विकास हुआ। यह मुख्य विशेषता है सामंत। तो प्रश्न आता है कि पहली बार सामंतवाद का विकास हमें किस काल में देखने को मिलता है, तो 12वीं शताब्दी में, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य या राजपूतों के काल के समय हमें क्या देखने को मिलता है, सामंतवाद का हमें विकास से देखने को मिलता है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब जब आपको इनके नोट्स बनाने हो तो आप वीडियो को पॉज कर लें, ध्यान से सुने और फिर अपनी कॉपी में उसको लाइन टू लाइन लिखते चलें। ठीक है, बाकी कंसेप्ट यहाँ से सारे क्लियर करवा दूंगा और अब लास्ट में आपको जो भी आप पढ़ाया है उसका एक क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन को जैसे ही आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसका भी हम साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे कि जो हमने आज पढ़ा है वहां से कौन से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसकी अवधारणा पढ़ ली और इसकी विशेषताएं पढ़ ली। ठीक है, और बाकी आगे पढ़ेंगे हम अपन अगले वीडियो में, देखेंगे कल। तो आज जो भी हमने पढ़ा है, इतने से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं हम। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है अपना कि राजपूत काल की विशेषताएं नहीं है। राजपूत काल की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं, ऑप्शन दे रहा हूँ नीचे, वो बतानी है आपको। राजपूत काल की विशेषताएं, अशांति का काल, अशांति का काल। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सामंतवाद का विकास, सामंतवाद का विकास। और तीसरा ऑप्शन है कला व विज्ञान का विकास। और चौथा ऑप्शन है बाह्य आक्रमणों में कमी, बाह्य आक्रमण में कमी। नीचे दे रहा हूँ कूट, इसमें से आपको आंसर देने हैं कि कौन से सही होंगे। कूट ए व बी सही, दूसरा है ए व सी सही, चौथा है ए बी व सी सही, और चौथा है केवल डी सही। तो जो भी सही उत्तर है उसका कमेंट में आंसर दीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके दे रहा हूँ
कथन और कारण वाला एक क्वेश्चन है ना। अभी कथन है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत राज्यों का काल कहलाता है। राजपूत राज्यों का काल कहलाता है। कारण है, मैं लिख रहा हूं, इस समय बाह्य आक्रमणों में वृद्धि हुई। अब नीचे ऑप्शन दे रहा हूं मैं। कथन ए सही व कारण, कथन ए लिखता हूं मैं यहाँ पे और कारण लिखता हूं आर। कारण आर की ए सही और कारण आर की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है, समझ आना, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। दूसरा लिख रहा हूं मैं बी ऑप्शन आपके सामने। कथन ए सही व आर यानी कि कारण क्या है, कारण गलत है। तीसरा लिख रहा हूं कथन ए सही, ए व बी दोनों सही है, लिख दूं ए व बी सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। क्या, कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। और डी में लिख रहा हूं मैं, कथन ए गलत व आर सही। तो अब इसका सही आंसर है वो आपको ऑप्शन, जो भी सही उत्तर है वो कमेंट में आंसर देना है इसका सभी को। ठीक है, तो आज के लिए आपके ये 2 वर्ग दिए गए हैं, तो आप इनके आंसर देना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर हम अगले पार्ट में धीरे धीरे, एक पार्ट में गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, फिर चौहान पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो में वो सारे राजवंश पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ओके, बाय।